नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। जोशी मठ के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। सीएम धामी ने राजनाथ सिंह का स्वागत किया और राजनाथ सिंह ने दर्जनों परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान बीआरओ द्वारा बनाए गए ढाक सेतु का लोकार्पण भी किया गया। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। तो केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशी मठ के ढाक पहुंच गए हैं, जहां बीआरओ प्रबंधन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम धामी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोशीमठ ढाक पहुंचकर सीमा सड़क संगठन के जवानों से मुलाकात करते हुए नजर आए। बीआरओ द्वारा बनाए गए ढाक सेतु का लोकार्पण किया इस दौरान और साथ ही साथ 34 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। इसे लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। सीएम धामी ने राजनाथ सिंह जब पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया। राजनाथ सिंह ने भी दर्जनों परियोजनाओं का लोकार्पण इस दौरान किया। बीआरओ द्वारा बनाए गए ढाक सेतु का भी लोकार्पण इस दौरान किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। इस दौरान गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहे। फिलहाल जोशीमठ के दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जब वो पहुंचे तो वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले से मौजूद थे। उन्होंने उनका स्वागत किया। जाहिर है दर्जनों परियोजना का लोकार्पण करते नजर आए राजनाथ सिंह। उत्तराखंड में आज आप सबके बीच उपस्थित होने पर मुझे बेहद खुशी है। 670 करोड़ की लागत से 35 बीआरओ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को राष्ट्र को समर्पित करना, मैं मानता हूं कि हमारे लिए यह एक सौभाग्य का विषय है। बीते कुछ समय से बीआरओ ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जिस तत्परता के साथ काम किया है, मैं कह सकता हूं वह अभूतपूर्व है। 2023 में तो 125 प्रोजेक्ट्स को पूरा करके बीआरओ ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। एक रक्षा मंत्री के रूप में मुझे बीआरओ की परियोजनाओं को बड़े करीब से देखने का, जानने का और समझने का अवसर मिला है। मुझे अनेक प्रोजेक्ट्स का तो शिलान्यास और उनके पूर्ण होने के बाद उनके उद्घाटन का भी अवसर मिला है और मुझे ये बात कहते हुए बेहद खुशी होती है कि प्रत्येक शिलान्यास या फिर उद्घाटन सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए यह गौरव का क्षण है। और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। 22 जनवरी को सरकारी दफ्तरों में हाफ डे रहेगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर हाफ डे का ऐलान कर दिया गया है। उत्तराखंड की सरकार की तरफ से केंद्र सरकार की तर्ज पर सीएम धामी ने भी ये फैसला लिया है। 22 जनवरी को जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार ने भी ये फैसला ले लिया है। सीएम धामी ने केंद्र सरकार की तर्ज पर यह बड़ा फैसला लिया है। 22 जनवरी को हाफ डे घोषित कर दिया गया है। सरकारी दफ्तरों में आधे दिन का ही कामकाज रहेगा। आधे दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। तो केंद्र सरकार के फैसला लेने के बाद तमाम राज्य जो हैं वो सामने आ रहे हैं और सभी 22 तारीख को छुट्टी का ऐलान कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने भी हाफ डे की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए विधि विधान और अनुष्ठान किए जा रहे हैं। राम भक्त बड़ी बेसब्री के साथ इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, जिसे देखते हुए कई राज्यों में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है और इसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य भी अब शामिल हो गया है। उत्तराखंड सरकार ने प्राण प्रतिष्ठा के दिन हाफ डे रखने का ऐलान किया है। उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि परिसर में प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन सुनिश्चित हुआ है। इस संबंध में विचार विमर्श के बाद राज्य के सभी राजकीय कार्यालयों, संस्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सभी बैंक और कोषागार में 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी रहने वाली है। आदेश के मुताबिक सभी सरकारी दफ्तर दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे ताकि सभी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सके।
और वहीं उत्तराखंड में तापमान गिरने लगा है, जिसके साथ पहाड़ की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में कोहरे से फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कुमाऊं मंडल की ऊंची चोटियों में हल्का हिमपात होने से निचले हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं ठंड का असर देहरादून एयरपोर्ट पर देहरादून जयपुर की फ्लाइट पर भी देखा गया, जहां फ्लाइट तय समय से लगभग 2.5 घंटे देरी से एयरपोर्ट पहुंची। तो उत्तराखंड में भी सर्दी का सितम लगातार जारी है। और ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां पर बर्फबारी शुरू हो गई है और बर्फबारी होने से जो निचले हिस्से हैं वहां पर जाहिर है शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। औली में हुई साल की पहली बर्फबारी की वजह से काफी ठंड बढ़ गई है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुक्तेश्वर के अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो 1 डिग्री ये दर्ज किया गया है। वहीं गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पौड़ी और टिहरी में खिली है धूप और ऊंचाई वाली चोटियों पर हल्का हिमपात की संभावना भी जाहिर की जा रही है। और फ्लाइट पर ये जाहिर है कोहरे का असर पड़ रहा है। इसकी वजह से कुछ फ्लाइट्स जो है अब वो देरी से चल रही है। खासतौर से देहरादून जयपुर की जो फ्लाइट है वो 2.5 घंटे देरी से अपने गंतव्य पर पहुंची है। तो कोहरा बरकरार है और उसकी वजह से यातायात पर भी प्रभाव पड़ रहा है। लोग ठंड का जो वो निकाल रहे हैं सोल्यूशन, वो अलाव के सहारे किसी तरह से अपना वक्त जो है वो काट रहे हैं। जाहिर है अगर बर्फ पड़ी है पहाड़ों पर तो प्लेन पर उसका असर देखा जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होने जा रहा है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को जहां स्वीकार किया है, वहीं कांग्रेस के एक धड़े ने इस कार्यक्रम को बीजेपी आरएसएस का बताया है। हालांकि कांग्रेस की महिला विंग ने इस दिन प्रदेश मुख्यालय में कुछ करने का सोचा है। बता दें कि 22 जनवरी को उत्तराखंड महिला कांग्रेस कीर्तन और सुंदरकांड का पाठ करेगी। इसके साथ ही प्रदेश भर के जिलों में विशाल भंडारे रखे जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में भी भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इन सब की जानकारी देते हुए कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बताया कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये काफी खुशी का माहौल है, इसमें कांग्रेस भी शामिल होने जा रही है। इसीलिए प्रदेश भर में महिला कांग्रेस की टीम मंदिरों में जाकर सुंदरकांड का पाठ करेगी। ये कांग्रेस 22 तारीख को महिला कांग्रेस पूरे प्रदेश में हम लोग भंडारे कर रहे हैं, हम सुंदरकांड का आयोजन कर रहे हैं, कीर्तन के कार्यक्रम हम लोगों ने रखे हुए हैं और ये पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ महिला कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, हमने पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम रखे हुए हैं क्योंकि उस दिन भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है। उसके उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में किया। और नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नजर आए। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की, जिसमें उन्होंने 151 टॉपर्स को मेडल्स, 6 को डिलीट की उपाधि से नवाजा। वहीं दीक्षांत समारोह के दौरान 389 को पीएचडी उपाधि, वर्ष 2022-2023 के स्नातकों व परास्नातकों को उपाधि प्रदान की गई। शिक्षा मंत्री ने 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित भी किया और कहा कि कुमाऊं विवि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहा है। भविष्य में कुमाऊं विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। राष्ट्र निर्माण में विश्वविद्यालयों और डिग्री धारकों की बड़ी भूमिका होती है। कुमाऊं विश्वविद्यालय का आज 18वां दीक्षांत समारोह यहाँ पे संपन्न हुआ है। वर्चुअली माध्यम से महामहिम राज्यपाल हमसे जुड़े, हमारे मुख्यमंत्री जी जुड़े और आज 2 लोगों को हमने मानद उपाधि दी है, जिसमें कि हमारे भास्कर खुलवे जी जो यहीं के छात्र रहे हैं उनको भी आज मानद उपाधि दी गई है। लगभग 46,000 बच्चों को आज डिग्री दी गई है और 150 से ज़्यादा बच्चों को आज जो है यहाँ पे मेडल दिए गए हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ के कुलपति जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
और वहीं नैनीताल दौरे पर हैं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत। स्वास्थ्य मंत्री का बीजेपी कार्यकर्ताओं और नर्सिंग अधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं नैनीताल स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य सशक्तिकरण अभियान के तहत रोजगार नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए नजर आए, जिसमें 93 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं और नर्सिंग अधिकारियों को धन सिंह रावत ने संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य के पहलुओं पर सकारात्मक काम कर रही है। नैनीताल के दूरस्थ क्षेत्रों में 100% लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। प्रदेश भर में इस साल 11,000 नौकरियां भी स्वास्थ्य विभाग में दी जाएंगी, जिनमें 1,000 पिथौरागढ़ और हरिद्वार के मेडिकल कॉलेज में भरने के साथ ही 2500 पदों पर वार्ड बॉय को नियुक्तियां दी जाएंगी। 3,000 नर्सिंग अधिकारियों को हम आज का नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में लगभग 1,400 को दे रहे हैं। पहले हमने 250 नर्सिंग अधिकारियों को मुख्यमंत्री आवास में दिया था। आज का नाम हर जिले में जाके दे रहे हैं। ये पहला मौका है उत्तराखंड बनने के बाद कि 14 साल बाद इतनी बड़ी हम तादाद में नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्तियाँ दे रहे हैं। और आज नैनीताल जिले में भी हम जितने हमारे उखलकांडा हो, चाहे धारी हो, चाहे नैनीताल हो, जितने दूरस्थ क्षेत्र हैं, यहाँ 100% नर्सिंग अधिकारियों को आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। 3,000 नर्सिंग अधिकारी। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हरिद्वार में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। रविदास आचार्य महामंडलेश्वर सुरेश राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 जनवरी में मां गंगा के मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में 22 जनवरी 2024 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि इस दिन सालों बाद अयोध्या में रामलला अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। केवल विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, पूरा देश में राममय हो रहा, अमेरिका राममय हो रहा, लंदन राममय हो रहा, कनाडा राममय हो रहा। तो हमने अपने मंदिर को सजाना है, चाहे वो किसी भी देवी देवता के मंदिर हो। भगवान राम हमारे आराध्य है, हमारे कण कण में राम बसे हैं। हम सुंदर तरीके से अपने घरों को सजाएंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे, लड़ियाँ डालेंगे, छड़ियाँ चलाएंगे, फूल लगाएंगे और पटाखे छोड़ेंगे। ऐसा 22 जनवरी का एक ऐसा महान उत्सव आया है। निश्चित रूप से हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को संदेश देते हैं कि सुंदर से सुंदर तरीके से सजाकर अपने मंदिर को सजाएं, अपने घरों को सजाएं और एक नया संदेश दें भगवान से। और डीएम वंदना सिंह ने भवाली और भीमताल में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने विस्तार से जानकारी ली। इसके बाद विकास भवन में व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों और पर्यटन कारोबारियों की समस्याओं को सुना गया। डीएम वंदना सिंह ने भीमताल में उद्यान नर्सरी और केंद्रीय विद्यालय का निरीक्षण किया। वहीं व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों और पर्यटन कारोबारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी। आज हमने विभिन्न विकास परियोजनाओं का एक इंस्पेक्शन रखा था विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के साथ। उसमें जो भवाली की वाटर सप्लाई स्कीम है, जल निगम उसको बना रहा है, वो काफ़ी लंबा समय लगेगा। लेकिन अभी तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए जो प्राचीन स्रोत हैं, गधेरे वगैरह हैं, जहाँ पर पानी की पर्याप्त मात्रा लीन पीरियड में भी उपलब्ध रहती है, उसको सर्वे करते हुए उसको एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। उसका प्रस्ताव जल निगम बनाएगा और नगर पालिका जो है उसमें धनराशि रिलीज़ करेगी। इसके अलावा जो यहाँ पर निर्माणाधीन पार्किंग चल रही है और परिवहन विभाग की भी जो बस स्टैंड की का कार्य चल रहा है, उसका भी निरीक्षण किया है। का आज हमने विभिन्न विकास परियोजना और कालेश्वर महादेव मानव ट्रस्ट के द्वारा लगातार हरिद्वार जिले में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ट्रस्ट की संस्थापक वैशाली शर्मा ने हरिद्वार की महिला विद्यालय पहुंचकर 18 साल पूरे कर चुके बच्चों को मतदान करने के लिए जागरूक किया और उन्हें ये भी बताया कि मतदान नागरिक दायित्व में भागीदारी लेने का एक मौका देता है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में जिला निर्वाचन आयोग द्वारा मुझे स्वीप आइकन हरिद्वार का कार्यभार दिया गया है, जिसमें मुझे 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवाओं को जागरूक करना है मतदान करने के लिए, जिससे कि हमारा राष्ट्र निर्माण अच्छे से हो। इसीलिए आज हम पहुंचे हैं महिला विद्यालय। हमने यहां पर बालिकाओं को जागरूक किया उनके अधिकारों के लिए, मतदान करने के लिए।
जिससे मतदान 100% हो। आगामी लोकसभा चुनाव और नशा कारोबार को जड़ से उखाड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसे लेकर हमारे सहयोगी जसवीर सिंह ने हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। साथ में बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से पुलिस पर कई जिम्मेदारियां फिलहाल है, एक तरफ तो कोहरा की मार पूरा क्षेत्र झेल रहा है, ऐसे में पुलिस ड्यूटियां, पिकेट्स आपने लगाए हैं, बॉर्डर हमारे कई हैं, जैसे कि सबसे खतरनाक मुजफ्फरनगर बॉर्डर है या फिर आपका सहारनपुर बॉर्डर है, और ओवरलोड। तो किस तरह क्या रोड मैप आपने बना रात्रि का, चूँकि सबसे ज़्यादा खतरा रहता है रोड एक्सीडेंट रोकने के लिए और क्राइम को, बाहरी प्रदेश से जो अपराधी आ रहे हैं या फिर उन पर किस तरह से आप कंट्रोल कर रहे हैं? देखिए, पुलिस जो मेन पुलिसिंग का जो वर्क है वो अक्सर रात का ही होता है, क्योंकि गश्त और चेकिंग के साथ साथ जिस भी तरीके से ओवरलोड व्हीकल्स हैं और जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो रात को ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, खासकर नकबजनी की चीज़ों में और उसमें। तो पुलिस इनका मनोबल बनाने के लिए लगातार इनकी ब्रीफिंग के साथ साथ जो भी इनकी ज़रूरतें हैं रात की, हमारे सिपाहियों की, वो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो उनकी पूर्ति के साथ साथ इनको बाहर निकाला जाए। और इसका असर भी दिखाई दे रहा है, लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं और क्राइम डिटेंशन भी हो रहा है। सभी लोग मिलकर एक टीम की भावना पर काम कर रहे हैं इसमें। सर, नशा मुक्ति अभियान चल रहा है और खासतौर पर पुलिस ने उसकी जिम्मेदारी संभाल रखी है। अभी 2025 तक मुख्यमंत्री ने भी कहा है। मैं देख रहा था कि ज़्यादातर आपके जो दरोगा हैं या फिर आपके इंस्पेक्टर्स हैं वो खुद क्षेत्र में जा रहे हैं। क्या अभी तक कोई आंकड़ा आपके पास आया कि हमने स्मैक्स या फिर उससे जुड़े अन्य कितने मामले पकड़े हैं या फिर आगे और क्या टारगेट है? देखिए, इसमें पुलिस दो तरीके से कार्रवाई करती है। एक तो निरोधात्मक कार्रवाई जो हम डिटेंशन की कार्रवाई करते हैं, उसमें जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो इस तरीके की तस्करी में संलिप्त हैं उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में हम मुकदमा कायम करके जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट तक की भी कार्रवाई इसमें लगातार की जा रही है। करीब 450 से ज़्यादा लोग हम लोगों ने इसमें चिन्हित किए हैं जो नशे की लत में चले गए हैं। उनकी टाइम टू टाइम हम लोग ब्रीफिंग भी करते हैं, बुला के काउंसलिंग भी करते हैं। वो सभी सर्कलवार हम लोग इस व्यवस्था को कर रहे हैं और जल्दी इसका असर भी दिखाई दे रहा है। चलिए, तो प्रमेंद्र डोभाल जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार हो सकता है कि कुछ समय लगे, लेकिन जल्दी ही नशे के पेट दरों को जड़ से उखाड़ यानी कि नशा कारोबार का नेटवर्क पूरी तरह से तोड़ने के लिए पुलिस तैयार है। टीमें जगह जगह कार्रवाई कर रही हैं और साथ में लोगों को नशे की लत से बचाने के लिए एक जन जागरण अभियान भी चलाया जा रहा है। जसप्रीत सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं न्यूज़ इंडिया पर। नमस्कार।